नमस्कार, मैं रमेश हांडा। आज हम चर्चा करेंगे हाउसिंग बोर्ड की कारगुजारियों पर, जिससे कि चंडीगढ़ के जो निवासी हैं वो खासे परेशान हैं। और इस चर्चा में मेरे साथ होंगे हितेश पुरी जी, जो कि चंडीगढ़ की रेजिडेंट्स एसोसिएशंस की जो वेलफेयर फेडरेशन है क्राफ्ट, उसके चेयरमैन भी हैं और हाउसिंग बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, एक कमेटी होती है जो सारे निर्णय लेती है, उसके सदस्य भी हैं। चंडीगढ़ के करीब 4 से 5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ये हाउसिंग बोर्ड में करते हैं। पुरी साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू जी। पुरी साहब, अभी हाल ही में हाउसिंग बोर्ड ने एक घोषणा की थी कि हाउसिंग बोर्ड को हमने वो ग्रीन बिल्डिंग एक बनाई भी है उन्होंने कि ये ग्रीन बिल्डिंग है, यहाँ पेपर का यूज़ नहीं होगा, हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। लेकिन हमने ग्राउंड में जाके चेक किया, वहाँ पर ये सामने आया कि जो हाउसिंग बोर्ड ऑनलाइन जो लोगों से अप्लाई करवाती हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ट्रांसफ़र के लिए हो या फिर नो ड्यूज़ के लिए हो या फिर लीज़ होल्ड से फ्री होल्ड के लिए हो, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, करीब 70-80 डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं, जो स्कैन करके ऑनलाइन लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन साथ ही ये कंडीशन भी है कि विदिन 3 डेज़ आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स है, उसकी फाइल बना के हाउसिंग बोर्ड में जमा भी करवानी है। फिर ये ऑनलाइन क्या हो गया बताइए? देखिए, जो ये ऑनलाइन का प्रोसेस है, ये हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक अच्छा स्टेप था, है भी है। इससे मेनली क्या है कि आगे जो डॉक्यूमेंट हम देते थे, जैसे ओल्ड सिस्टम चलता था, वो डॉक्यूमेंट एक डीलिंग कंसर्न के पास चले जाते थे। तो कई बार ऐसे होता था कि जैसे अब इन्होंने कोई टाइम पीरियड किसी चीज़ का स्पेसिफाई किया है, ये उसके ऊपर भी अभी धीरे-धीरे काम चल रहा है। जैसे इन्होंने चार्टर भी बना दिया है, अभी इसका इतना-इतना टाइम में काम होगा। वो जो हायर अथॉरिटीज़ ऊपर बैठी हैं, उनकी नॉलेज में कई बारी वो चीज़ आती नहीं है। जैसे अब आपने कोई चीज़ ऑनलाइन जैसे उसके ऊपर फीड करी, तो वो दैट इज़ आल्सो एक्सेसिबल टू दी सीनियर ऑफिसर्स। आगे जो हम एक हार्ड कॉपी वहाँ पर जाके दे देते थे, वो हार्ड कॉपी एक डीलिंग किसान के पास चलेगी, वो उस हिसाब से किसी तरीके से भी उसको फाइल को क्या करता है, डील करता है, क्या आगे किसी रेजिडेंट को बोलता है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब धीरे-धीरे अब ये सिस्टम इस तरीके से हो रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम जो जो हाउसिंग बोर्ड है, ये आगे आपसे वो वाली जो हार्ड कॉपी है, वो भी ना ले। तो एक ये भी देखने का है, जैसे आपने बात की कि एक चार्टर जो सिटिंग चार्टर जो है वो इन्होंने बना दिया है, हर काम का जो है वो समय एक फिक्स कर दिया है और उसके ऊपर जो अफसर है उसकी जवाबदेही भी होगी। मुझे नहीं लगता कि जो हमने ग्राउंड वर्क किया है इसमें हमने देखा है कि कोई भी काम 80% जो काम है वो निर्धारित समय से नहीं होता। देखिए, एक बात है जी, ये एक जो स्टेप लिया है ना हाउसिंग बोर्ड ने या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, बड़ी देर के बाद ये स्टेप ऐसे-ऐसे लिया गया है। अगर चलो मैं ये तो नहीं कहता कि आज स्टेप लिया है और ये कल से ये बिल्कुल काम स्मूथ हो जाएगा, लेकिन आगे जो काम 4 साल, 5 साल, 3 साल ऐसे लगते थे, अब जो नीचे काम करता है, जो स्टाफ है, उसके ऊपर एक ये चेक भी रहता है, भी ये हमने काम देना है, कल को हमारे ऊपर ये एक्शन हो सकता है। लेकिन अब अगर आप इस चीज़ के ऊपर देखेंगे, जो डिले है, मैं इस बात के लिए इस बात के लिए डिनाई नहीं करता, लेकिन वो डिले अब धीरे-धीरे कम हो रही है। एक और बहुत बड़ी बात है हाउसिंग बोर्ड में कि हाउसिंग बोर्ड के जो काम हैं वो उन्होंने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया। हाँ जी। और जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कोई अटेस्टेशन हो, नोटराइज हो या जो एफिडेविट होते हैं वो हम बनाते हैं, तो उसकी जो एक लिमिट है वो 90 डेज होती है। ठीक है। लेकिन 90 दिन में जो प्रोसेस है हाउसिंग बोर्ड का वो पूरा नहीं होता, क्योंकि 3 प्रोसेस होते हैं। कभी आपने पहले नो ड्यूज लेना है, उसके बाद आपने फ्री होल्ड के लिए या लीज होल्ड के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद फिर आपने जो लीज एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करना है। उस प्रोसेस में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ठीक है। और जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हाउसिंग बोर्ड ये कहता है कि जी ये डॉक्यूमेंट अब दोबारा बनेंगे। यानी कि जिस आदमी ने मकान किसी से लिया है, जो उसका अलॉटी ओरिजिनल है, वो कोई तो जयपुर बैठा है, कोई बॉम्बे बैठा है, कोई साउथ में है, कोई विदेश में है, जब वो एक दफा साइन कर गया, सारे यहाँ पर आके पेश हो गया फिजिकली भी हाउसिंग बोर्ड में, उसके बाद भी बोलते हैं कि ये दोबारा से जो है उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे। 90 दिन पूरे हो गए, 90 दिन बाद अब उस अगर अलॉटी को बुलाना है तो वो फिर डिमांड करता है पैसों की। इसका कोई हल आप निकालें कि जो एक दफा डॉक्यूमेंट साइन हो गए या फिजिकली आके वो आदमी पेश हो गया, उसी को रिकॉर्ड माना जाए हमेशा के लिए? वैसे बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट हमारी नॉलेज में लेकर आया, क्योंकि हमारा जो हम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी हैं उसके हाउसिंग बोर्ड के, हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो क्या होता है, तो जो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम लोगों का जो सुझाव होता है वो आगे लेके जाते हैं। और आज तक ऐसी बात
मेरे संज्ञान में या हमारे जो बाकी भी 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, उनके संज्ञान में भी ऐसी बात कभी आई नहीं। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया, अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस चल रही है, तो इसको हमें जो अगली मीटिंग, बल्कि रादर अगली मीटिंग पता नहीं 1-2 महीने में होए, उससे पहले ही सीईओ साहब से ये बात को डिस्कस करेंगे भी किसी चीज़ का जो अगर टाइम फिक्स हुआ है, तो इसको विदिन द टाइम होना चाहिए। और बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया है। और मैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा डायरेक्ट बीच में लिंक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम ये वाले पॉइंट वहाँ पर जाकर उठा सकते हैं और ये तो साहब, उठाएँगे। एक और बहुत बड़ी समस्या है कि आप नो ड्यूज अप्लाई करते हो हाँ, करते तो ठीक। भी आपको 3,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी उसकी प्रोसेसिंग फीस हाउसिंग बोर्ड में जमा करानी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब आप उसी प्रोसेस का, सेम प्रोसेस का, पहले आपने नो ड्यूज लिया, उसके बाद आप अपने फ्लैट के लिए जो है एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे, हुँ, हुँ। लीज के लिए, उस समय फिर आपको 3450 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। जब थर्ड टाइम आप दोबारा जाएंगे उनके पास कि हुँ। जी हमारी लीज एग्जीक्यूशन हो गई है, अब हमें ये ट्रांसफर कर दो, उस समय 3450 फिर जमा करवाने पड़ेंगे। ये बार बार प्रोसेसिंग फीस का क्या मतलब हुआ लेने का? एक दफा आपने प्रोसेसिंग फीस ले ली, उसी काम के लिए आदमी जा रहा है, सेम के लिए। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक लोगों के ऊपर बोझ है, 6-7 हजार रुपये जो उनको बार बार जो है वो फालतू देने पड़ते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें वैसे पॉइंट ठीक है मेरे हिसाब से। जो हम तो कहते हैं भई, चाहे इसमें 1000-1500 रुपया और बढ़ा के एक ही बार वन टाइम ले चार्ज लीजिए। वन टाइम होना चाहिए टिल इट्स फाइनली डन। लेकिन क्योंकि ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा है आपका, क्योंकि 3 बार अगर देनी पड़ती है तो अननेसेसरली ये भार पड़ता है हाउसिंग बोर्ड का। ये जो आपके 2 पॉइंट हैं, ये भी हम इस बात के भी चर्चा के लिए आगे उनसे जाएँगे। और मेरी नॉलेज में ये भी नहीं था कि पुलिस ऐसे साहब, बदलेते हैं। हमने बहुत एक ना गंभीरता से हमने रियलिटी चेक किए हैं 3-4 केसेस में। उसमें एक बात और बहुत ही बड़ी सामने आई है जिसको आप सुन के हैरान हो जाओगे। जब आप नो ड्यूज के लिए अप्लाई करते हो, आपने नो ड्यूज क्लियर कर दिया, हुँ, हाउसिंग बोर्ड ने आपको नो ड्यूज का सर्टिफिकेट दे दिया, हुँ। और आप 3 दिन के बाद, जब आपने नो ड्यूज क्लियर किया, आप 3 दिन के बाद वो जा करके अपना फाइल वहां पर देते हैं। वो कहते हैं जी ये तो आपका नो ड्यूज दो था, शुक्रवार तक का था, आप आज सोमवार को आए हो, आपका 3 दिन का जो ड्यूज वो फिर पेंडिंग है, वो जमा करा के आओ। पहले आप फिर दोबारा उस प्रोसेस में चले जाते हो, नो ड्यूज के प्रोसेस में। ऐसा ही बहुत बहुत मारा है। वो बताते नहीं है कि ये नो ड्यूज आपका 24 घंटे के लिए है, या 48 घंटे के लिए है, या 72 घंटे के लिए है। नो ड्यूज आदमी ने लिया तो चला गया। अब आदमी ने नो ड्यूज लेने के बाद जब पेमेंट आगे जमा करवानी है, 1,00,000-1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपया उसने, 3,54,000 रुपया या 5 लाख रुपया जो है ट्रांसफर का जमा करवाना है, उसके लिए आदमी को 5-7 दिन तो लगेंगे ये ही। तो देखिए, ये तो टाइम बाउंड है। ये तो पता है मेरे को कि ये टाइम बाउंड है। जिस दिन तक निकाला है तो आपको वो देते हैं, 48 आवर्स देते हैं, 72 आवर्स देते हैं। उसके बाद करोगे तो वो आपको दोबारा करना पड़ेगा। ये तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन का वो डिसीजन है, वो जो उनकी पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी को इसमें एक ही चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ कि सुझाव हम दे सकते हैं वहाँ पर कि जो नो ड्यू के बाद जो डिपॉजिट कराने का टाइम है, वो एक टाइम का नहीं, पुलिस पीरियड साहब, मैं एक्सटेंड आपको होना बीच चाहिए। में टोक रहा हूँ। ये टाइम जो है जमा करवाने का, ये कहीं मेंशन नहीं है किसी भी फॉर्म के ऊपर। मैं कहीं मेंशन नहीं है। आपको नो ड्यूज करवाने के बाद 2 दिन में या 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका प्रोसेस है वो पूरा करना पड़ेगा। कहीं मेंशन नहीं है, ना ही वो लोगों को वर्बली बताते हैं। ये आपका जी मेंशन वहाँ पर हो जाएगा जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये तो बहुत काम बहुत हो जाएगा जी आपका। ये तो मैं आज ही का कल ही जाकर उनसे भाई बात करूँगा कि ये तो इमीडिएट हो जाएगा। हाँ, इस पे ये इम्प्लीमेंट इमीडिएट हो कर जाएगा। भी दें। और कई लोग ऐसे होते हैं सर, कोई गरीब आदमी है, अपना छोटा फ्लैट है, वो ट्रांसफर कर रहा है, हाँ, वो पढ़ते भी नहीं है नो इतना ड्यू कि वाला क्या तो लिखा है। हाँ, उनको ये अगले वर्बली बता दिया जाए कि ये जी आपका 48 घंटे के लिए ही वैलिड है, वैलिड आप है। 48 घंटे हाँ, में जो आपके ड्यूज हैं, जो बाकी के प्रोसेस है, वो पूरा कर लो। ये मेरे संज्ञान में है कि ऐसे ये टाइम लिमिट है, लेकिन अगर वो बताते नहीं है, ये हाउसिंग बोर्ड की गलती है। अगर उनके जो एम्प्लॉय और बैठे ये हैं पूरी उनको साहब बताना चाहिए। एक सभी जो हमने बात की कई लोगों से, सभी की ये डिमांड भी है कि ये जो टाइम पीरियड है कम से कम 1 हफ्ते का दिया जाए, क्योंकि 1 हफ्ता लोगों को पैसे इकट्ठे करने में लगते हैं। ठीक है, ठीक अगर है। 1 हफ्ता हो जाए तो मैं कहता हूँ चंडीगढ़ के 40-50 हजार जो चलो अभी लोग हैं ये हाउसिंग बोर्ड के, कमिटमेंट तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन ये ज़रूर है कि इस पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा जी। अब क्या होगा, हम तो 1 हफ्ते के लिए ही करेंगे, तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो बहुत थोड़ा है। वैसे ऐसे कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो वी विल गेट इट डन, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा काम। एक सर और ये बहुत हमने भी अफसरों से बात की, जब भी कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है हाउसिंग बोर्ड की, तो हम पूछते हैं कि ये आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, लोगों को सुझाव या शिकायतें तो आपने ली नहीं, तो हाउसिंग बोर्ड से हम ये पूछते हैं कि ये पावर जो है चेंजेस की या कुछ नया करने की किसके पास है? तो हमेशा अफसरों का ये जवाब होता है कि ये तो जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला होता है। आपको नहीं लगता
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 5 लोग हैं वो मिलकर के पूरे शहर की जो जनता है उसका फैसला लेने से पहले जनता की राय भी लें? देखिए ऐसे है, ये जो बात आप कर रहे हैं कि अगर कोई चेंजेस इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ चेंजेस आती है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में या चाहे हाउसिंग बोर्ड में कोई भी सरकारी दायरे में आती है, वो पब्लिक से ये चीज़ की वो चीज़ पूछने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। किस लिए नहीं होती? कि उनकी जो पावर बढ़ाई गई है वो जैसे अभी-अभी बढ़ी है, फाइनेंशियल पावर्स उनकी थोड़ी-सी इंक्रीज़ करी है कि अननेसेसरली कोई काम छोटे-मोटे काम के लिए भी फिर हुँ। दोबारा चेयरमैन के पास उनको जाना पड़ता है। तो उन्होंने कुछ जैसे सीईओ की पावर थोड़ी-सी बढ़ा दी है, नीचे चीफ इंजीनियर की पावर थोड़ी बढ़ गई है, ऐसे कि वो ज़्यादा कोई इतनी लंबी-चौड़ी बात नहीं है। कोई इसमें मेरे हिसाब से कोई बाहर जाने की या पब्लिक में जाने की कोई इसमें कोई ज़्यादा मैं ज़रूरत समझता हूँ। पुलिस लेकिन साहब उसमें मेन बात ये है कि हम जो 3 डायरेक्टर वहाँ पर रिप्रेज़ेंट करते हैं लोगों को, अगर कोई चीज़ ऐसी उनको लगे भी ये चीज़ नहीं ठीक है, तो हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ वहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। देखिए हितेश जी, आप लोगों के जनप्रतिनिधि के साथ-साथ एक वकील भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। कानून के भी आप जानते हैं। आपको मैं याद दिलाता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी नई चीज़ होती है, कोई भी नई चीज़ जो बनती है, उसके लिए पहले 15 या 20 दिन की ऑब्जेक्शंस लोगों से माँगी जाती हैं। भई सुझाव या ऑब्जेक्शन माँगी जाती हैं, हमेशा माँगी जाती हैं। नोटिफ़िकेशन होने से पहले लोगों के सुझाव माँगे जाते हैं। जैसे अभी खेल पॉलिसी जो है वो उन्होंने ड्राफ्ट की है, फाइनल की है, उसको उन्होंने अपलोड कर दिया नेट पे। ठीक। लोगों से सुझाव माँगे हैं, लोगों से सजेशन माँगे कि आप बताएँ इसमें क्या चेंजेज़ हो सकती हैं। तो उससे उससे क्या होता है कि लोगों का जो रोष होता है उसके बाद वो नहीं रहता सामने, क्योंकि लोगों से पूछा क्या होता है, ऑब्जेक्शंस माँगी गई होती है, उसके बाद थोड़े कुछ चेंजेज़ जो होते हैं वो करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाउसिंग बोर्ड ने कोई फैसला लिया हो तो उससे पहले लोगों की राय ली हो। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो बात कोई इस तरीके की कोई पॉलिसी आती है जिससे कि आम पब्लिक इफ़ेक्ट होती है, जी। वो तो मैं मानता हूँ कि वो तो हमें पब्लिक में जाना पड़ेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन मामले में भी लोगों से इस बात के लिए सुझाव लिया जाए ना, तो ये बड़ा एक मेस सा क्रिएट हो जाएगा जी, ये मेरे हिसाब से मैं इससे आपके साथ सहमत नहीं हूँ। जैसे ये आप अभी बात कर रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल पावर इनकी किनकी बढ़ गई है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, इसमें लोगों को सुझाव की ज़रूरत नहीं, नहीं होती है। फाइनेंशियल पावर के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी जो कानून बनाते हैं ये या कोई नई नई जो योजनाएँ हैं वो लेकर आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले प्रशासन जो है उसकी नोटिफ़िकेशन करता है। करता है जी, नोटिफ़िकेशन के बाद ही वो इम्प्लीमेंट होता है बिल्कुल, और नोटिफ़िकेशन करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा लोगों से सुझाव और वो बिल्कुल माँगता है, माँगता है, कोई भी माँगता है। बिल्कुल माँगता है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने कभी भी ऐसी कोई नोटिफ़िकेशन जारी करने से पहले, ऑर्डर जारी करने से पहले लोगों के सुझाव नहीं माँगे। मेरी सिर्फ यही विनती है कि जो चंडीगढ़ की जनता है, 5 से 6 लाख जनता जो हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहती है, अगर उन लोगों से भी कुछ जो भी कानून बनते हैं, जो भी एक्ट बनते हैं या कोई पॉलिसी बनती है, वो हाउसिंग बोर्ड जो बना रहा है, वो जो निवासी उनके हैं हाउसिंग बोर्ड के, उसके लिए बना रहा है। जो मरला हाउसेस में रह रहे हैं, उनके लिए नहीं बना रहा। तो मेरा ये एक आपसे सुझाव है कि आप एज़ बोर्ड डायरेक्टर और एज़ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जो फेडरेशन है, उसके प्रतिनिधि के रूप में हाउसिंग बोर्ड में ये बात उठाइए कि जी, कोई भी आप लोगों के लिए योजना बनाते हो, तो लोगों की राय उसमें ज़रूर ली जाए। देखिए, वैसे तो आपका बिल्कुल पॉइंट बड़ा वैलिड है। जैसे अभी-अभी ना नीड बेस्ड चेंज के ऊपर जी, बात चली थी। जी, तो नीड बेस्ड चेंज में हमने जब उनसे ये बात की भी ये जो हमारी डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स को ऐसे-ऐसे बीच में लिया जाए। तो हमने जो वो वाली डिमांड्स थी लोगों की वो तकरीबन सारी तो नहीं मैं कह सकता मैक्सिमम आरडब्ल्यूसी डिस्कस करके उनकी जो या फेडरेशन थी उनसे सारे सुझाव इकट्ठे किए। फिर उनको एक उसका एक प्रिसाइज़ली एक उनको लेटर में ड्राफ्ट करके तो हमने वो जब वो नीचे पॉलिसी बन रही थी उस टाइम एक पॉलिसी बनाने की कमेटी थी, उसके अंदर लेकर गए। उसके अंदर जो तो पॉइंट वो ले सकते थे ले लिए, जो नहीं लिया उन्होंने कह दिया भी ठीक है ये बात जाके बोर्ड में डिस्कस होगी। हुँ, हुँ। ये हम नहीं नीचे से इसको रिकमेंड कर सकते। हमारी लेटर तीनों डायरेक्टर्स की उन्होंने ऊपर जाकर करी। तो उसमें क्या हुआ कि काफ़ी हद तक जैसे रिलीफ मिला है। लोग अभी तक ये बात सोच नहीं रहे कि उनको कोई ऐसी कोई मेजर रिलीफ पॉलिसी में मिला है। लेकिन मैं खुद ही सोचता हूँ कि एक रिलीफ मिला ज़रूर है, लेकिन जो रिलीफ वो चाहते हैं वो रिलीफ लोकल लेवल पे नहीं मिल सकता। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि ये जो कोई चीज़ ऐसी चेंज वाली जो लेकर हाँ, आते हैं, तो पब्लिक के व्यूज़ लिए जाएँ, तो मेरे हिसाब से कि जो कोई जिसमें पब्लिक इफ़ेक्ट हो रही पब्लिक हो, फेड
तो वो इनको लेनी चाहिए। और ये बात आपका, ये भी बात वहाँ पर जो ये चौथा पॉइंट है, ये भी आपका वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड में मीटिंग में लिया जाएगा, बोर्ड की मीटिंग। देखिए, शिकायतें लोगों की और लोगों के सवालात बहुत हैं, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है, इजाज़त नहीं देता कि हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं। अगले बारी जब भी पुरी साहब आप आएंगे, हम आपके साथ और भी एक्सपर्ट बुलाएंगे, हाउसिंग बोर्ड की क्या क्या खामियां हैं, उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। एक अपील, मैं सर अगर आप बुरा ना माने, बिल्कुल 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 मैं बिल्कुल, हाँ एक जी अपील मैं करना चाहता हूँ लोगों से, हाँ जी कि लोग जैसे भी होता है जी, हम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, मैं तो लोगों से यही अपील करता हूँ कि बोर्ड मीटिंग होती है, हमें जैसे आपने अभी बड़े अच्छे आपने 4 सुझाव दिए, और ये चारों सुझाव दिल को लगते हैं, कि हम ये चीज़ आगे लेके जाएंगे। तो मैं लोगों से भी ये आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आप ऐसे सुझाव हमें दीजिए, कंक्रीट दीजिए, जैसे आपने दिए ना सुझाव, साथ में उसका सलूशन भी दिया, तो ऐसे सलूशन के साथ में दीजिए, पर्सनल प्रॉब्लम्स ना लेकर। ये पूरी समाज की जो समुदाय से जुड़ी हो, वो अगर हम देंगे तो हमारे लिए आपको रिप्रेजेंट करना ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुरी साहब आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। फिर से आपसे मुलाकात होगी और हम ऐसे ही चर्चाएं, ऐसे ही विषयों पर जो लोगों से जुड़े हुए हैं, बार बार लोगों को यहाँ बुलाएंगे और आपकी जो शिकायतें हैं, आपके जो सुझाव हैं, आपके जो सवाल हैं, उन तक पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसके जवाब आपको मिल सकें। नमस्कार।